स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी रावी एम्प्रेस ऑफ द सेवन फ्लेम्स ए रीबर्थ कल्टिवेशन सागा जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 121 असेंडेंसी का उत्तर थ्रेशोल्ड आर्काइव के अपने सतर्क अनुमानों की तुलना में ये प्रतिक्रिया काफी तेजी से आ गई। औपचारिक संदेश भेजने के ठीक 3 महीने बाद उसी एन्कोडेड तंत्र के माध्यम से। हालांकि इस बार इसके साथ एक ऐसी चीज भी थी जिसे अभयारण्य के किसी भी पिछले अंतरक्षेत्रीय संपर्क ने कभी उत्पादित नहीं किया था। एक भौतिक जानबूझकर निर्मित उपकरण जो पहले के स्पष्ट रूप से खोजपूर्ण टुकड़ों में से किसी की तुलना में काफी अधिक परिष्कृत था। आर्काइव के वरिष्ठ विद्वान ने दृश्यमान सतर्क असहजता के साथ प्रिया और उसकी एकत्रित परिषद के सामने उपकरण को प्रस्तुत करते हुए कहा, यह एक संचार यंत्र है। यह हमारे द्वारा पहले की गई किसी भी चीज की तुलना में काफी अधिक उन्नत है। एक बार सक्रिय होने के बाद साथ के निर्देशों के अनुसार ये स्पष्ट रूप से महीनों की देरी के बजाय लगभग त्वरित आदान प्रदान की अनुमति देता है, जिसकी आवश्यकता हमारी अपनी पिछली पद्धतियों को हमेशा पड़ती थी। प्रिया ने पूछा, क्या हम वास्तव में इसका उपयोग करने के लिए इस पर पर्याप्त भरोसा करते हैं? विद्वान ने संकोच किया। उन्होंने स्वीकार किया, मैं नहीं जानती। जहां तक हमारी अपनी सावधानीपूर्वक जांच यह निर्धारित कर सकती है, ये तकनीक अपने आप में ठीक वैसी ही प्रतीत होती है जैसा कि ये दावा करती है, एक वास्तविक संचार उपकरण जिसमें निगरानी या नुकसान के लिए कोई स्पष्ट छिपा हुआ तंत्र नहीं है। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि इस तरह की उन्नत तकनीक का उत्पादन करने में सक्षम सभ्यता के बारे में हम अभी भी कितना कम समझते हैं। उपकरण को सक्रिय करने का औपचारिक निर्णय प्रिया की अपनी वरिष्ठ परिषद और प्रत्येक पुष्ट शिष्ट संस्थान के संयुक्त नेतृत्व के बीच कई सतर्क हफ्तों तक बहस का विषय रहा, और अंत में यह उसी सतर्क सैद्धांतिक विचार विमर्श के साथ आगे बढ़ा जिसकी आवश्यकता अभयारण्य के अपने काफी इतिहास के हर पिछले महत्वपूर्ण जोखिम के लिए पड़ी थी। प्रिया ने निर्णय लिया, हम इसे एक नियंत्रित सेटिंग में सक्रिय करते हैं, हमारे सबसे अनुभवी विद्वान मौजूद रहते हैं, और विनिमय के बारे में कुछ भी वास्तविक चिंता पैदा होने पर कनेक्शन को तुरंत काटने के लिए पहले से ही औपचारिक प्रोटोकॉल स्थापित किए जाते हैं। एक बार सावधानीपूर्वक सक्रिय किए जाने के बाद उपकरण ने केवल पाठ टेक्स्ट का उत्पादन नहीं किया, जिस तरह से हर पिछले अंतरक्षेत्रीय संचार को ठीक से प्रस्तुत करने के लिए श्रमसाध्य अनुवाद की आवश्यकता होती थी, बल्कि वास्तविक समय की बातचीत के करीब कुछ उत्पन्न किया। एक आवाज जिसे आर्काइव के अपने विद्वान पूरी तरह से समझा नहीं सके, ऐसे तंत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जो भुवनमंडल की अपनी सामान्य भाषा में सावधानी से, यदि थोड़ा संकोच के साथ, बोल रही थी। उस आवाज ने कहा, ग्रीटिंग्स, नमस्कार, एक ऐसी गुणवत्ता के साथ जो कई एकत्रित विद्वानों को केवल प्रदर्शन के बजाय वास्तविक रूप से सावधानीपूर्वक सम्मानजनक लगी। मेरा नाम वेसा है। मैं असेंडेंसी के अपने विद्वान प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करती हूँ, जिसे ठीक उसी प्रकार के सावधानीपूर्वक सत्यापित संबंध स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है जिसकी आवश्यकता आपकी अपनी औपचारिक प्रतिक्रिया ने संकेत दिया था। इसके बाद होने वाली बातचीत, जो कई सतर्क घंटों तक चली, ने असेंडेंसी की एक काफी अधिक सूक्ष्म तस्वीर का खुलासा किया, जो अभयारण्य की अपनी प्रारंभिक सतर्क धारणाओं से अधिक थी। प्रिया के अपने सावधानीपूर्वक प्रश्न के उत्तर में वेसा ने समझाया, हम उस तरह से एक एकीकृत क्षेत्र नहीं है जैसा कि आपके अपने पुष्ट संबंधों ने स्पष्ट रूप से माना है। हम स्वयं कई अलग अलग क्षेत्रों का एक गठबंधन है, जिन्हें हाल ही में हमारे अपने वर्तमान काफी विवादित शासन के तहत एकजुट किया गया है। अंतरक्षेत्रीय संपर्क को मजबूर करने की हमारी अपनी तकनीकी क्षमता हमारे क्षेत्र की आंतरिक राजनीति के भीतर वास्तविक विवाद का मामला है। हमारे अपने नेतृत्व में से कुछ इसे लाभकारी आदान प्रदान के लिए एक उपकरण के रूप में देखते हैं, अन्य इसे एक खतरनाक अतिरेक के रूप में देखते हैं जो ठीक उसी प्रकार की रक्षात्मक शत्रुता को भड़काने का जोखिम उठाती है जिसका प्रतिनिधित्व अब आपके अभयारण्य की सावधानीपूर्वक सैद्धांतिक सावधानी करती है। प्रिया ने सीधे पूछा, आप किस गुट का प्रतिनिधित्व करती हैं? वेसा ने कहा, मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हूं जो मानते हैं कि वास्तविक पारस्परिक रूप से सम्मानजनक संबंध विजय या अलगाव दोनों की तुलना में काफी अधिक मूल्य प्रदान करते हैं। मैं आपको यह वचन नहीं दे सकती कि मेरे अपने गुट का दृष्टिकोण हमारे क्षेत्र की चल रही आंतरिक बहस के भीतर राजनीतिक रूप से प्रमुख रहेगा। मैं केवल आपको हमारी वर्तमान वास्तव में अनिश्चित परिस्थितियों का अपना ईमानदार विवरण दे सकती हूं, और यह अनुरोध कर सकती हूं कि आप हमारे अपने निरंतर संबंध को ठीक उसी सतर्क धैर्य के साथ तौलें जिसे प्रदर्शित करने में आपका अपना ऐतिहासिक उदाहरण सक्षम प्रतीत होता है। ये रहस्योद्घाटन की असेंडेंसी की अपनी पर्याप्त तकनीकी शक्ति किसी एक एकीकृत इरादे के बजाय वास्तविक आंतरिक राजनीतिक विभाजन के साथ मौजूद थी,
ने प्रिया के अपने एकत्रित नेतृत्व के बीच एक सतर्क, विचारशील पुनर्विचार को प्रेरित किया। औपचारिक बातचीत समाप्त होने के बाद और उपकरण का कनेक्शन सावधानीपूर्वक डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद थ्रेशोल्ड आर्काइव के वरिष्ठ विद्वान ने टिप्पणी की, यह एक एकीकृत, बाहरी शक्ति पर भरोसा करने के एक साधारण प्रश्न की तुलना में अधिक जटिल है। हम वास्तविक समय में उनके अपने क्षेत्र के नेतृत्व के भीतर एक आंतरिक संघर्ष देख रहे हैं कि उनकी अपनी पर्याप्त क्षमता का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। प्रिया ने पूछा, हमारे अपने निरंतर संबंध के लिए इसका क्या अर्थ है? विद्वान ने कहा, मेरा मानना है कि इसका मतलब ये है कि हमारी अपनी सतर्क, सैद्धांतिक व्यस्तता वास्तव में मायने रखती है। यदि वेसा का अपना गुट असेंडेंसी के शासन के भीतर एक वास्तविक, हालांकि विवादित, आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, तो हमारा अपना निरंतर, सम्मानजनक संबंध वास्तव में उस परिणाम को मजबूत करने में मदद कर सकता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, वास्तविक, आपसी आदान प्रदान, न कि किसी अधिक परेशान करने वाले आवेदन के बजाय जिसे उनके अधिक आक्रामक गुट अन्यथा आगे बढ़ा सकते हैं। प्रिया लंबे समय तक इस वास्तव में अनिश्चित, उच्च दांव की जिम्मेदारी के पूर्ण भार के साथ बैठी रहीं, एक ऐसे निर्णय के विशेष गुरुत्वाकर्षण को महसूस करते हुए जिसमें किसी भी एक संकट की तुलना में काफी बड़े निहितार्थ थे जो उनके अपने पूर्वजों ने प्रलेखित किया था। अंत में अपने एकत्रित परिषद को संबोधित करते हुए उसने सतर्क, दृढ़ संकल्प के साथ कहा, तब हम जारी रखते हैं, न तो भोलापन से और न ही हर कदम पर निरंतर, सावधानीपूर्वक सत्यापन के बिना। लेकिन मेरा मानना है कि रवि का अपना मूल सिद्धांत यहाँ सच साबित होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यह इस अभयारण्य के सामने आने वाली प्रत्येक पिछली अभूतपूर्व चुनौती के पार सच साबित हुआ है कि धैर्यवान, ईमानदार जुड़ाव, यहाँ तक कि वास्तव में अनिश्चित परिस्थितियों में भी बढ़ाया गया, इस पर्याप्त, अनिश्चित संबंध के दूसरी ओर मौजूद किसी भी बुद्धिमत्ता और सद्भावना को प्रोत्साहित करने की हमारी अपनी सबसे अच्छी आशा बनी हुई है। अध्याय 122, वेसा का गुड डिवाइस के उल्लेखनीय, लगभग त्वरित संचार के माध्यम से आने वाले वर्षों में सावधानीपूर्वक विकसित किए गए वेसा के अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ संबंध ने धीरे धीरे असेंडेंसी के अपने आंतरिक राजनीतिक संघर्ष के वास्तविक, पर्याप्त दावों को उजागर कर दिया। एक ऐसा गठबंधन जिसका हालिया एकीकरण इतना नाजुक बना हुआ था कि अंतर क्षेत्रीय नीति का प्रश्न उनके अपने शासन के भीतर, उनके अपने सभ्यता के भविष्य की दिशा के बारे में बहुत बड़े प्रश्नों के लिए एक प्रॉक्सी लड़ाई बन गया था। अपनी नियमित औपचारिक वार्ताओं में से एक के दौरान वेसा ने वास्तविक, सतर्क तनाव से भरी अपनी आवाज में सूचना दी, उनका अधिक आक्रामक गुट ये तर्क देता है कि हमारा अपना क्षेत्र संसाधन निष्कर्षण के अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। वे हमारे अपने अभयारण्य की पर्याप्त, संचित संपत्ति और ज्ञान को इस बात के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं कि जबरन, असमान संबंध असेंडेंसी को उस रोगी, पारस्परिक आदान प्रदान की तुलना में काफी अधिक लाभान्वित करेगा जिसकी मेरा अपना गुट वकालत करता है। प्रिया ने पूछा, उनका अपना राजनीतिक समर्थन कितना महत्वपूर्ण है? वेसा ने स्वीकार किया, काफी महत्वपूर्ण, शायद मेरे अपने गुट के प्रभाव के बराबर, शायद कुछ अधिक। मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं देती, गाजिन। यह एक वास्तविक अनिश्चित मुकाबला बना हुआ है, और मैं आपको यह वादा नहीं कर सकती कि अंततः कौन सा परिणाम विजयी होगा। इस अनिश्चित संबंध के सतर्क, धैर्यवान संवर्धन ने चल रहे आदान प्रदान के कुछ वर्षों बाद प्रिया को एक ऐसे निर्णय की ओर प्रेरित किया जिसमें वास्तविक, पर्याप्त जोखिम शामिल था। वेसा के अपने गुट को ठोस, व्यवहारिक समर्थन की पेशकश करना, सावधानी से चुने गए ज्ञान और संसाधनों के रूप में जो असेंडेंसी की आंतरिक बहस के भीतर उनकी अपनी राजनीतिक स्थिति को वास्तव में मजबूत कर सकते थे। अपनी एकत्रित परिषद के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उन्होंने स्वीकार किया, ये जोखिम से रहित नहीं है। यदि वेसा का अपना गुट अंततः इस आंतरिक संघर्ष को हार जाता है, तो हमने एक ऐसे क्षेत्र के साथ वास्तविक, पर्याप्त संसाधन साझा किए होंगे जिसका अधिक आक्रामक गुट तब मुड़कर ठीक उसी ज्ञान का उपयोग हमारे खिलाफ कर सकता है। परिषद के सदस्यों में से एक ने पूछा, क्या आपको लगता है कि जोखिम उठाना उचित है? प्रिया ने हर पिछली पीढ़ी के अपने सबसे महत्वपूर्ण, अनिश्चित निर्णय के लिए आवश्यक समान सतर्क वजन के साथ इस प्रश्न पर विचार किया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि खुद रवि ने एक बार ठीक इसी तरह का जोखिम उठाया था, अर्जुन को वास्तविक विश्वास बढ़ाया था, और इसके बाद के संबंधों में पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से पहले 9 साल के पत्राचार में इसकी सावधानीपूर्वक जांच की थी। मेरा मानना है कि धैर्यवान, सतर्क विश्वास निर्माण, तब भी जब इसमें वास्तविक जोखिम होता है, इस अभयारण्य का वास्तविक अनिश्चितता को वास्तविक, स्थायी संबंध में बदलने का सबसे विश्वसनीय मार्ग रहा है। अगले दशक के दौरान सावधानीपूर्वक और वृद्धिशील रूप से पेश किया गया समर्थन,
अंतर क्षेत्रीय संचार सिद्धांत पर साझा छात्रवृत्ति, सावधानीपूर्वक सांस्कृतिक आदान प्रदान जिसने असेंडेंसी की व्यापक आबादी के बीच अभयारण्य की अपनी पर्याप्त प्रतिष्ठा को मानवीय बनाने में मदद किया। औपचारिक कूटनीतिक मान्यता जिसने वेसा के अपने गुट को वास्तविक बाहरी वैधता प्रदान की, धीरे धीरे मापनीय रूप से असेंडेंसी के अपने विवादित शासन के आंतरिक संतुलन को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। अभयारण्य के अपने सतर्क निरंतर समर्थन के कुछ 12 साल बाद वेसा ने अपने रिश्ते की मूल रूप से शुरुआत होने के बाद पहली बार वास्तविक सतर्क आशा से भरी अपनी आवाज में सूचना दी। आक्रामक गुट का अपना प्रभाव वास्तव में कमजोर हो गया है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। मेरा मानना है कि इस तरह के गुट किसी भी क्षेत्र की अपनी राजनीतिक वास्तविकता में कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होते हैं, लेकिन काफी कम हो गए हैं, क्योंकि हमारी अपनी व्यापक आबादी यह समझ गई है कि आपके अपने अभयारण्य के साथ वास्तविक धैर्यवान संबंध वास्तव में क्या प्रदान करता है, उस निष्कर्षण विकल्प की तुलना में जिसका अधिक आक्रामक गुट ने मूल रूप से वादा किया था। रिपोर्ट सुनकर प्रिया को अपनी छाती में एक वास्तविक कठिन जीत वाली राहत का अनुभव हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि आसन्न खतरा टल गया है? वेसा ने कहा, मुझे ऐसा ही लगता है। हालांकि मैं पूरी बिना किसी सुरक्षा के राहत के खिलाफ चेतावनी दूंगी। राजनीतिक भाग्य बदलता रहता है उन सभी वर्षों के दौरान जो अभी भी हमारे सामने बचे हैं। मेरा मानना है कि हमारे अपने दोनों क्षेत्रों के निरंतर संबंध के लिए बिल्कुल उसी धैर्यवान सतर्क ध्यान की आवश्यकता होगी जो हमें इस विशेष आशावादी क्षण तक ले आया है। इस सतर्क एक दशक लंबे संवर्धन से अंततः उभरने वाली औपचारिक संधि असेंडेंसी एकॉर्ड, जिसे प्रिया के अपने अभयारण्य और वेसा के अब काफी मजबूत राजनीतिक गुट के बीच संयुक्त रूप से नेगोशिएट किया गया था, ने आदान प्रदान के वास्तविक पारस्परिक शब्दों की स्थापना की, जिसे ये सुनिश्चित करने के लिए सावधानी से संतुलित किया गया था कि किसी भी क्षेत्र के अपने विशेष लाभों का फायदा उस शोषक संबंध में नहीं उठाया जा सकता था जिसकी कल्पना असेंडेंसी के अपने आक्रामक गुट ने मूल रूप से की थी। औपचारिक संधि की अपनी पर्याप्त उपलब्धि को प्रस्तुत करते हुए प्रिया ने अपने एकत्रित समुदाय से कहा, ये ठीक वही परिणाम है जिसे हमारा अपना सतर्क धैर्यवान जुड़ाव हमेशा संभव बनाना चाहता था। निश्चितता नहीं और हर भविष्य के जोखिम का अंत नहीं, लेकिन वास्तविक कठिन जीत वाला प्रमाण की धैर्यवान सैद्धांतिक संबंध, यहां तक कि वास्तव में अनिश्चित और संभावित रूप से खतरनाक परिस्थितियों में भी बढ़ाया गया। पर्याप्त खतरे को वास्तविक पारस्परिक लाभ में बदलने की दिशा में इस अभयारण्य का सबसे विश्वसनीय मार्ग बना हुआ है। अध्याय 123। 15वीं शताब्दी। प्रिया की अपनी उत्तराधिकारी कालिंदी नाम की एक विचारशील महिला को एक ऐसा संस्थान विरासत में मिला था जिसने पिछले दशकों में असेंडेंसी की वास्तविक राजनीतिक अनिश्चितता के अपने सतर्क नेविगेशन के माध्यम से अभयारण्य की अपनी प्रतिष्ठा को एक साधारण सुरक्षात्मक शरणार्थी से कहीं अधिक परिष्कृत रूप में स्थापित कर लिया था। एक वास्तविक सम्मानित कूटनीतिक शक्ति अपने अधिकार में, जो जटिल अंतर क्षेत्रीय राजनीति को उसी धैर्यवान ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम थी जिसे उसने हमेशा अपने अधिक पारंपरिक सुरक्षात्मक मिशन पर लागू किया था। अपने कार्यकाल के कुछ वर्षों बाद अपने वरिष्ठ परिषद के साथ अभयारण्य के अपने पर्याप्त ऐतिहासिक चाप की समीक्षा करते हुए उसने टिप्पणी की, हम अपनी 15वीं शताब्दी के करीब पहुंच रहे हैं। मैं खुद से यह सोच रही हूं कि खुद रवि इस जगह को अंततः जो कुछ भी बन गया है उसे देखते हुए एक ऐसा संस्थान जो पूरी तरह से अलग तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता के भीतर आंतरिक राजनीतिक संघर्षों को बातचीत करने में सक्षम है, ये देखेगी कि उसकी अपनी मूल मामूली पसंद अंततः कितनी दूर तक यात्रा कर चुकी है। परिषद के सदस्यों में से एक ने पूछा, क्या आपको लगता है कि वह इसे पहचान लेगी? कालिंदी ने हर पिछले गार्जियन के अपने मील के पत्थर के प्रतिबिंब के लिए आवश्यक समान सतर्क वजन के साथ इस प्रश्न पर विचार किया। अंत में उसने कहा, मेरा मानना है कि वह कर लेगी, इसलिए नहीं कि विशिष्ट परिस्थितियां किसी भी ऐसी चीज से मिलती जुलती हैं जिसका उसने व्यक्तिगत रूप से सामना किया था, क्योंकि मेरा मानना है कि अंतर्निहित सिद्धांत धैर्यवान ईमानदार जुड़ाव, जिसे वास्तविक अनिश्चितता और वास्तविक जोखिम के लिए भी बढ़ाया गया है, जिसकी सुरक्षा की आवश्यकता है, 15वीं शताब्दी के निरंतर विकसित होने वाले तेजी से जटिल अनुप्रयोग में ठीक से पहचानने योग्य रूप से लगातार बना हुआ है। औपचारिक 15वीं शताब्दी का अनुष्ठान, जिसे दिया के अपने पहले के कार्यकाल ने पहली बार परंपरा के रूप में स्थापित किया था, उसे उत्सव और ईमानदार हिसाब किताब के समान सतर्क संतुलन के साथ आयोजित किया गया था, और थ्रेशोल्ड आर्काइव की अपनी सतर्क गिनती के अनुसार 14 अलग अलग औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त क्षेत्रों से प्रतिनिधियों को आकर्षित किया गया था। एक कूटनीतिक और विद्वानों का नेटवर्क जो रवि के 5 सहयोगियों और एक सन्यासी की बुद्धि के अपने मूल गठबंधन के लिए किसी भी उचित कल्पना से परे प्रतीत होता था। मेमोरियल हॉल के अपने विशाल प्राचीन कोर के सामने एकत्रित पर्याप्त
विविध सभा को संबोधित करते हुए कालिंदी ने कहा, 14 क्षेत्र, प्रत्येक को अपने विशेष तरीके से उसी धैर्यवान सिद्धांत द्वारा छुआ गया है जो एक डूबते हुए बच्चे ने पहली बार खोजा था, जो 15 शताब्दी पहले एक साधारण नदी में जाग रहा था। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई भी एक संस्थान, चाहे कितना भी बुद्धिमान या कितना भी धैर्यवान हो, इस विशेष पैमाने की असाधारण वृद्धि की जानबूझकर योजना बना सकता था। मेरा मानना है कि यह स्वाभाविक रूप से और क्रमिक रूप से हुआ, क्योंकि पर्याप्त लोगों ने पर्याप्त पीढ़ियों और पर्याप्त क्षेत्रों में उस सिद्धांत में कुछ वास्तविक, सार्वभौमिक रूप से मूल्यवान पहचाना जिसे रवि ने पहली बार मूर्त रूप दिया था। उत्पत्ति और उपस्थिति दोनों में किसी भी पिछली शताब्दी के उत्सव की तुलना में काफी अधिक विविध एकत्रित सभा ने प्रत्येक पिछले मील के पत्थर के उत्पादित विशेष साझा श्रद्धा के साथ उसके शब्दों को प्राप्त किया। हालांकि इस बार कालिंदी ने वास्तविक आश्चर्य के साथ नोट किया, एक स्पष्ट अंतर क्षेत्रीय चरित्र को ले जाते हुए उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि जिनके अपने विशेष रीति रिवाज और उपस्थिति नाटकीय रूप से भिन्न थी, फिर भी उस सटीक धैर्यवान प्रेम के प्रति उनकी अपनी साझा प्रतिबद्धता से एकजुट थे जिसे रवि की अपनी मूल पसंद ने पहली बार गति दी थी। उसने आगे कहा, मैं आज रात समाप्त करना चाहती हूँ, हमारे अपने संस्थान के भविष्य के बारे में किसी भी भव्य घोषणा के साथ नहीं। इसके बजाय मैं ठीक उसी तरह समाप्त करना चाहती हूँ जैसा कि मैं समझती हूँ कि हर पिछली शताब्दी अंततः वापस आ गई है, एक साधारण ईमानदार पावती की यह स्थान अंततः जो भी पैमाना प्राप्त करता है, चाहे वह कितने भी अधिक सदियों या क्षेत्रों में छूना जारी रखे, इसका वास्तविक अपरिवर्तित दिल ठीक वही रहता है जो उस बहुत पहले रात को था। कोई डरा हुआ और उस डर के बगल में बैठने के लिए पर्याप्त धैर्यवान कोई व्यक्ति ठीक उतने समय तक जितने समय तक बैठना रहता है। कालिंदी ने अपने कार्यकाल के शेष वर्ष इस सतर्क धैर्यवान कार्य को जारी रखने में बिताए, न केवल अभयारण्य की अपनी पर्याप्त कूटनीतिक जटिलता का प्रबंधन करने में, बल्कि इरा और तेजस और सदियों से हर दूसरे सुधार माइंडेड गार्जियन द्वारा जोर दिए गए समान जानबूझकर ध्यान के साथ यह सुनिश्चित करने में कि संस्थान की अपनी विशाल असाधारण पहुंच ने कभी भी इसके मूल आवश्यक व्यक्तिगत स्तरीय उद्देश्य को पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया। वह अपनी पर्याप्त उम्र में शांति से गुजर गई, उनके अपने स्मारक शिलालेख में केवल लिखा था, कालिंदी, जिन्होंने इस जगह को अपनी 15वीं शताब्दी के माध्यम से मार्गदर्शन किया और जिन्होंने अपनी पर्याप्त कूटनीतिक पहुंच को कभी भी उस एकल आवश्यक सत्य से विचलित नहीं होने दिया जिसे हर पिछले गार्जियन ने उसके सामने खोजा था, वह धैर्यवान प्यार, चाहे वह कितनी भी दूर तक यात्रा करे, हमेशा एक डरे हुए व्यक्ति के साथ शुरू और समाप्त होता है, और उनके बगल में बैठने के लिए तैयार कोई व्यक्ति। अध्याय 124, 14 क्षेत्र। कालिंदी के अपने उत्तराधिकारी अंश नाम के एक सतर्क और व्यवस्थित व्यक्ति को एक ऐसा संस्थान विरासत में मिला था जिसकी अपनी पर्याप्त अंतरक्षेत्रीय व्याप्ति निरंतर विकास की 15 शताब्दियों में एक ऐसी चीज में बदल चुकी थी जिसके लिए अभयारण्य के अपने इतिहास में पहली बार इस बात का औपचारिक हिसाब रखना जरूरी हो गया था कि इसकी असाधारण पहुंच वास्तव में क्या बन चुकी है। अपने औपचारिक पदभार संभालने के शुरुआती महीनों में उसने अपनी वरिष्ठ परिषद से कहा, मैं इसे ठीक से समझना चाहता हूँ, सिर्फ संख्या नहीं, 14 पुष्ट क्षेत्र जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष संस्थान या संबंध है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि उस संख्या का वास्तव में क्या अर्थ है, व्यवहारिक रूप से उस काम के लिए जो हम हर एक दिन करते हैं। प्रत्येक पुष्ट सिस्टर संस्थान के अपने संचित अभिलेखों के बीच अगले 2 वर्षों में किए गए उसके द्वारा कमीशन किए गए औपचारिक सर्वेक्षण ने परस्पर जुड़े उद्देश्य की एक ऐसी तस्वीर को उजागर किया जो किसी भी पिछले विवरण की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत थी। सर्वेक्षण के व्यापक निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हुए उसके वरिष्ठ विद्वान ने बताया, द केप रिकॉर्ड अब हमारे अपने पैमाने के ठीक बराबर कुछ बन चुका है। उनका अपना मेमोरियल हॉल अब लगभग हमारे जितने ही नामों को सम्मानित करता है। कीपर्स, जिनकी अपनी प्राचीन बुद्धि ने हमें सबसे पहले रिकनिंग के माध्यम से मार्गदर्शन किया था, अब एक ऐसा संबंध बनाए रखते हैं जो पीढ़ियों पहले मेर द्वारा अनुवादित मूल अस्थायी पत्राचार की तुलना में अब काफी अधिक औपचारिक है। और असेंडेंसी, वेसा का अपना गुट, जो अब उनके अपने क्षेत्र के शासन में एक प्रमुख आवाज के रूप में मजबूती से स्थापित हो चुका है, आश्चर्यजनक रूप से हमारे सबसे मूल्यवान विद्वानों के सहयोगियों में से एक बन गया है। उनकी अपनी पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता सीमा के बारे में हमारी सदियों की संचित बुद्धि की पूरक है। अंश ने पूछा, यह नेटवर्क वास्तव में क्या हासिल करता है यदि सबको एक साथ लिया जाए? विद्वान ने इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार किया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यह कुछ ऐसा हासिल करता है जिसे हम में से कोई भी अकेले नहीं बना सकता था। एक वास्तविक साझा समझ की धैर्यवान प्रेम केवल भुवन मंडल की अपनी विशेष सांस्कृतिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे हर पुष्ट क्षेत्र ने
अपने विशेष तरीके से ठीक उसी प्रकार के शोषण और क्रूरता के सही उत्तर के रूप में स्वतंत्र रूप से खोजा है जिसे ये संस्थापक सिद्धांत पहली बार उत्तर देने के लिए उठा था। अंश ने अपने शुरुआती कार्यकाल के दौरान नेटवर्क के कुछ अधिक दूर के सिस्टर संस्थानों की व्यक्तिगत रूप से यात्रा करने में काफी समय बिताया। पिछले संरक्षकों द्वारा कभी कभार किए जाने वाले सतर्क, संक्षिप्त कूटनीतिक दौरे नहीं, बल्कि वास्तविक, विस्तारित प्रवास, उसी तरह के व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष संबंधों का निर्माण करना जिसे मेहिका ने पीढ़ियों पहले द केप रिकॉर्ड के साथ सबसे पहले शुरू किया था। उसने अपने द्वारा दौरा किए गए प्रत्येक क्षेत्र में उसी आवश्यक सिद्धांत की एक वास्तविक लेकिन विशेष अभिव्यक्ति पाए, कीपर्स की अपनी शांत, धैर्यवान गवाही देने की परंपरा, जो रिकनिंग के साथ उनके अपने सदियों पुराने अनुभव से पैदा हुई थी। असेंडेंसी का तकनीकी महत्वाकांक्षा और वास्तविक नैतिक संयम के बीच अपना सतर्क, विचारित संतुलन, जिसे वेसा के अपने कठिन राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से कठिनता से जीता गया था। कई छोटे, हाल ही में पुष्ट किए गए क्षेत्र, जिनमें से प्रत्येक ने अभयारण्य की अपनी साझा बुद्धि और अपने क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों के किसी भी संयोजन से अपना विशेष संस्थान बनाया जो सबसे अधिक उपयोगी साबित हुआ। अपनी व्यापक यात्रा पूरी करने के बाद, अपने कार्यकाल के लगभग 3 वर्षों में, उसने अपनी एकत्रित परिषद से कहा, मुझे लगता है कि मैं आखिरकार समझ गया हूं कि 14 क्षेत्रों का वास्तव में क्या अर्थ है। सिर्फ एक कूटनीतिक नेटवर्क नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक वास्तविक, जीवित प्रमाण की रवि का अपना मूल सिद्धांत कभी भी किसी स्थानीय, विशेष समस्या का स्थानीय, विशेष समाधान नहीं था। ये किसी सार्वभौमिक सत्य के करीब की चीज का प्रतिनिधित्व करता है कि धैर्यवान, ईमानदार प्रेम, किसी भी कठिनाई के बावजूद लगातार पेश किया जाता है, शोषण की महत्वाकांक्षा द्वारा उत्पन्न होने वाले शोषण के बिल्कुल सही उत्तर के रूप में बना रहता है, जहां और जैसे भी वो शोषण उत्पन्न होता है। परिषद के सदस्यों में से एक ने पूछा, क्या इससे हमारे अपने निरंतर कार्य के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आना चाहिए? अंश ने वास्तविक, सतर्क विचार के साथ इस प्रश्न पर विचार किया। उसने कहा, मेरा मानना है कि इससे हमारी अपनी जिम्मेदारी गहरी हो जाती है, न कि मौलिक रूप से बदल जाती है। हम अब केवल रवि का अपना विशेष अभयारण्य नहीं है, चाहे इसकी अपनी पर्याप्त विरासत कितनी भी असाधारण क्यों न हो। मेरा मानना है कि हम किसी वास्तविक सार्वभौमिक सिद्धांत के निरंतर, विस्तारशील अभ्यास में एक संस्थापक नोड के करीब कुछ है, एक ऐसी भूमिका जो हमसे कहती है, मेरे विचार से, कि हम अपनी संस्थापक बुद्धिमत्ता को सावधानीपूर्वक, विनम्रता से और उदारता से संभालें, किसी भी अन्य क्षेत्रों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो अभी भी इसे अपने लिए खोजने के बाकी है। अगले अध्याय में हम देखेंगे 16वीं शताब्दी का आगमन, जिसमें अभयारण्य की अपनी पर्याप्त, लगातार बढ़ती विरासत अपने धैर्यवान, चल रहे काम को जारी रखती है, एक ऐसे भविष्य में आगे बढ़ती है जो किसी भी एक कहानी से कहीं अधिक दूर तक फैला हुआ है। वही आवश्यक सिद्धांत जो पहली बार एक डूबते हुए बच्चे की असाधारण पसंद के साथ शुरू हुआ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक जरूर दें और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।